नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम खास तौर से चर्चा करने वाले हैं ओपन एंडेड और क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड की। आमतौर पर अब जब किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं जहां पर आपको किसी भी समय निवेश करने की आजादी होती है, उन्हें ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड कहा जाता है। इसके उलट क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड के अपने अलग फीचर्स होते हैं जो आपके लिए जानने और समझने बेहद है जरूरी। इन्हीं के फीचर्स पर और कौन सा फंड आपको ज्यादा रिटर्न कमा कर दे सकता है, कहां पर निवेश फायदेमंद है, इनकी अपनी अपनी खासियत क्या है, ये समझते हैं आज अपने इस खास शो में। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। परिचय करा देते हैं हेमंत रुस्तगी, सीईओ वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, और धवल कपाड़िया, डायरेक्टर मैनेज्ड पोर्टफोलियो मॉर्निंग स्टार। आप दोनों का ही स्वागत करते हैं। और सबसे पहले हम अगर हेमंत जी से शुरुआत करें अपने इस शो की, समझना जरूरी है ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड फंड्स की हम यहाँ पर बात करते हैं हेमंत जी। तो सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं क्योंकि जो आम निवेशक हैं उनको कंफ्यूजन ना हो जाए कि आखिरकार ये क्या कोई म्यूचुअल फंड का कोई नया प्रकार है। तो आपसे समझेंगे ओपन एंडेड जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो कैसे होते हैं। स्वाति, देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर की। जनरली हम बात करते हैं कि किस तरह के फंड हो इक्विटी में, किस तरह के फंड हो डेट में, किस तरह के फंड हो हाइब्रिड में। अभी हम बात कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड की जो स्कीम्स है उनका स्ट्रक्चर क्या है। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, क्लोज एंडेड फंड भी है, उसमें ओपन एंडेड फंड्स भी है। अगर मैं ओपन एंडेड फंड्स की बात करूं तो बेसिकली वो फंड्स जो आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि उन फंड्स में कभी भी आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं और कभी भी अपना पैसा आप रिडीम करके वहां से निकाल सकते हैं। और जिस प्राइस पे आप इन्वेस्ट करते हैं और जिस प्राइस पे आप पैसा बाहर निकालते हैं वो होता है एनएवी लिंक्ड। तो बेसिकली मतलब क्या हुआ कि आपके इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है उस दिन, उसके हिसाब से या तो आप पैसा निकाल सकते हैं या तो आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है कि अगर आप एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करना चाहें, आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि कभी भी हमें पैसा चाहिए तो हम निकाल पाएं, तो ओपन एंडेड फंड आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। यानी इसमें कोई फिक्स मैच्योरिटी नहीं होती है। ये ओपन एंडेड मतलब ये फंड हमेशा रहता है। आपको अपना टाइमिंग डिसाइड करना है कि कब आपको इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से करना है और कब आपको उस फंड से निकलना है। तो और ये भी कहना चाहूंगा यहाँ पे कि मेजोरिटी ऑफ द स्कीम जो है इंडस्ट्री में वो ओपन एंडेड फंड्स हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फ्लेक्सिबिलिटी इन्वेस्टर को चाहिए वो यहाँ पे मिलती है। ओपन एंडेड फंड की बात हुई, धवल हमारे साथ है, शो में शामिल हो चुके हैं। क्लोज एंडेड फंड क्या ओपन एंडेड फंड के एकदम ऑपोजिट होते हैं, ये जानेंगे। और जो यूजुअली हम एनएफओस देखते हैं, न्यू फंड ऑफर्स देखते हैं, उसमें यूजुअली कहा जाता है कि एक तय अवधि में ही आप निवेश कर सकते हैं। तो क्या हम माने क्लोज एंडेड फंड्स एक पर्टिकुलर पीरियड में ही क्योंकि निवेश होता है इसलिए उनके जो फीचर्स के लिहाज से या उनके निवेश के लिहाज से वो एक उसके निवेश करने का तरीका थोड़ा अलग है ओपन एंडेड फंड से? हाँ बिल्कुल। नॉर्मली जो हम देखते हैं कि क्लोज एंडेड फंड जो है उसमें दो चीजें होती है, बहुत जरूरी चीजें होती है। नॉर्मली एक शॉर्ट पीरियड के लिए या शॉर्ट अवधि के लिए वो आपको निवेश करना है या इन्वेस्ट करना है, तो एक शॉर्ट पीरियड के लिए नॉर्मली ओपन रहते हैं। और जो दूसरा है जो उसका मेरे हिसाब से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है क्लोज एंडेड फंड्स का, कि आप जब चाहिए आप एग्जिट नहीं कर सकते। तो इसका ये मतलब होता है कि समझ लीजिए वो फंड से एग्जिट नहीं कर पाते, तो इससे मतलब एक तो आपकी लिक्विडिटी कम हो जाती है, लेकिन इसके जो कुछ फायदे हैं वो है कि आप एक डिसिप्लिन्ड वे से आपका इन्वेस्टमेंट वो फंड में आप निवेश करते हैं और वो फंड में एक टाइम होराइजन के हिसाब से आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। काफी बार हम ये देखते हैं कि इन्वेस्टर्स जो मार्केट के उतार चढ़ाव होते हैं उसके मुताबिक काफी बार फंड से एग्जिट करना चाहते हैं, या फिर जो फियर फैक्टर है वो आ जाता है, तो वो गलत टाइम पे एग्जिट कर देते हैं। जब मार्केट करेक्ट होते हैं तभी काफी लोग एग्जिट कर देते हैं मार्केट से। तो ये जो फैक्टर्स है वो क्लोज एंडेड फंड्स में आपके इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप एग्जिट नहीं कर पाते। तो एक हिसाब से आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो एक डिसिप्लिन्ड वे में, जो आपका टाइम होराइजन है वो हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा जो फायदा है फंड मैनेजर को, ये फायदा है कि उसे भी पता है कि अभी आप 3 या 5 साल या जो भी फंड की टाइम पीरियड है या
अवधि है, वो उसी में आप इन्वेस्टेड रहेंगे तो वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स वो हिसाब से प्लान कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। यहाँ पर एक बात हेमंत जी, मैं आपसे समझूंगी, क्योंकि एक मैच्योरिटी अवधि तक आप इन फंड से निकल नहीं सकते। जब हम क्लोज एंडेड फंड की बात करते हैं, नाम से ही आसानी से समझ आ रहा है, ओपन एंडेड फंड और क्लोज एंडेड फंड, ये तो हमारे सामने ये बात क्लियर हो गई। कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए हेमंत जी बता सकते हैं कैसी कैसी स्कीम्स होती हैं जो कि क्लोज एंडेड फंड्स में आती हैं? इनफैक्ट अगर हम इक्विटी में ही देखें, ELSS जिसमें 3 साल का लॉक इन होता है, आपको कंपलसरी 3 साल रहना ही रहना है, क्या हम उसको क्लोज एंडेड फंड मानेंगे? क्योंकि कई लोगों के दिमाग में ये डेफिनेटली सवाल उठ रहा होगा। कुछ सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स होते हैं, रिटायरमेंट ओरिएंटेड फंड्स या फिर चिल्ड्रन ओरिएंटेड फंड्स, जिनमें 5 साल का लॉक इन होता है, क्या उन्हें भी क्लोज एंडेड फंड्स माना जाएगा? बेसिकली जिन फंड्स में एक लॉक इन पीरियड होता है, और उसके अलावा ऐसी स्कीम्स क्लोज एंडेड फंड के अंतर्गत आती हैं? स्वाति, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से जो स्ट्रक्चर है क्लोज एंडेड फंड और ओपन एंडेड फंड्स का, अगर हम बात करें कि किस कैटेगरी की स्कीम जो है वो इस स्ट्रक्चर में आती है, पहले तो देखिए, दो जो प्रोमिनेंट कैटेगरीज हैं वो है बेसिकली फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स और टारगेट मैच्योरिटी फंड। यहाँ पे हमने देखा है कि मेजोरिटी जो स्कीम होंगी, सारी की सारी जो स्कीम है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट ही ऐसा है। अगर हम फिक्स मैच्योरिटी की बात करें तो फिक्स मैच्योरिटी में फंड मैनेजर क्या करते हैं, आपसे पैसा मोबिलाइज करते हैं, फिर और अपनी जो ड्यूरेशन होता है फंड का उसके हिसाब से सिक्योरिटी चुनते हैं। या तो उनकी मैच्योरिटी इतनी होती है या फिर बची मैच्योरिटी इतनी होती है। उसका फायदा ये है कि वो आपको कहीं ना कहीं एक प्रेडिक्टेबल रिटर्न देते हैं, जो मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है इंटरेस्ट रेट से, उससे उससे आपको बचाते हैं। उसी तरीके से अगर हम देखें टारगेट मैच्योरिटी की अगर हम बात करें, तो ये पैसिवली मैनेज डेट फंड्स हैं, जो बेसिकली एक डेट इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, यानी जब वो मैच्योर होगा उसकी सिक्योरिटीज, तब आपकी स्कीम भी मैच्योर होगी। तो ये प्रोमिनेंट दो कैटेगरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, और ये आई थिंक इंपॉर्टेंट है एज ए इन्वेस्टर समझना कि ये स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ क्लोज एंडेड स्ट्रक्चर में ही काम करेगा, ये ओपन एंडेड में स्ट्रक्चर काम नहीं कर सकता। हालांकि जो टारगेट मैच्योरिटी है उसको ओपन एंडेड फंड कहते हैं, लेकिन वो खत्म तब होता है जब उसकी जो बॉन्ड है वो मैच्योर हो जाते हैं। दूसरा, आपने कहा कि अगर हम मान लीजिए ELSS में डालते हैं या फिर हम सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स में डालते हैं, वहां पे आपके लिए लॉक इन पीरियड है। एक तो इसलिए कि आपको टैक्स सेविंग अगर होती है वहां पे, तो डेफिनेटली अगर हम ELSS की बात करें तो 3 साल का मैंडेटरी लॉक इन पीरियड है आपका। लेकिन स्ट्रक्चरली जो फंड है, ज्यादातर जो फंड है वो ओपन एंडेड है, यानी वो बाकी इन्वेस्टर से पैसा ले सकते हैं। जिन इन्वेस्टर्स ने 3 साल कंप्लीट कर दिए वो एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन एज एन इन्वेस्टर आप, क्योंकि आप टैक्स बेनिफिट ले रहे हैं, तो आपके लिए वो लॉक इन पीरियड है। तो थोड़ा सा फर्क है, स्ट्रक्चर ओपन एंडेड है लेकिन वो लॉक इन पीरियड है, वो एक क्लोज एंडेड फंड नहीं है। सिमिलरली अगर सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स की बात करें, मान लीजिए आप रिटायरमेंट किसी फंड में डालते हैं, वहां पे भी अगेन टैक्स बेनिफिट अगर आपको मिलता है तो आपके लिए वो लॉक इन पीरियड है, और ऑब्वियसली वो तभी काम करेगा जब आप उसमें बने रहेंगे। तो ये थोड़ा सा फर्क है। बट जैसा मैंने कहा, एक और कैटेगरी है जो क्लोज एंडेड में आती है, इवन इक्विटी फंड आपको मिलेंगे जो थीमेटिक फंड्स होते हैं। अगर मान लीजिए फंड मैनेजर को लगता है या फंड हाउस को लगता है कि अभी स्मॉल कैप में डालने से फायदा होगा, और ये पैसे को अगर लॉक करें तो इसमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है, या कोई ऐसा थीम है जो उनको लगता है कि अगले 3 या 5 साल में वो अच्छे से काम करेगा, तो आपको इक्विटी फंड भी मिलेंगे जो जनरली थीमेटिक फंड होंगे। तो इस 2 या 3 कैटेगरी के फंड जो आपको क्लोज एंडेड में मिलेंगे, पर जैसे मैंने कहा लॉक इन पीरियड थोड़ा डिफरेंट है क्लोज एंडेड स्ट्रक्चर से। एब्सोल्युटली। और इसी से धवल, एक बात जो समझ में आ रही है कि जो दोनों ही स्कीम्स में फर्क है वो लिक्विडिटी का बहुत बड़ा फर्क है। अब जैसे हम ओपन एंडेड फंड्स में देख रहे हैं, लिक्विडिटी बहुत हाई मानी जाती है। क्लोज एंडेड फंड में लॉक इन पीरियड क्योंकि है, उस अवधि तक ही आप निवेश कर सकते हैं, तो लिक्विडिटी बेहद ही कम है। ये एक बड़ा क्राइटेरिया हम मान सकते हैं किसी निवेशक के लिए जिसको एक ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड फंड को चूज करना है। लिक्विडिटी को किस लिहाज से समझे हम यहाँ पर, दोनों ही जब फंड्स के हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो? बिल्कुल, एक समझ लीजिए, आपको लग रहा है पर्टिकुलरली डेट साइड में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तभी आपको लग रहा है कि मुझे करीबन समझ लीजिए 6 महीने या 1 साल में या कभी भी पैसा लग सकता है जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे विड्रॉ करके मेरे कोई गोल्स है
उसका टाइम पीरियड थोड़ा अनसर्टन है या सर्टन भी टाइम पीरियड हो, तो उस हिसाब से फिर लिक्विडिटी काफी जरूरी हो जाती है कि मुझे घर खरीदना है समझ लीजिए, और मैं प्रॉपर्टी देख रहा हूँ अभी 3 महीने में भी कोई मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ या 6 महीने में भी आइडेंटिफाई हो सकती है, तभी मुझे पैसे की जरूरत पड़ सकती है। तो इस सिचुएशन में फिर आपको ओपन एंडेड स्ट्रक्चर में ही जाना चाहिए। आपको लॉक इन करके फिक्स मेच्योरिटी प्लान वगैरह जो है टारगेट मेच्योरिटी उसमें जाना सही नहीं होगा। आप उस हिसाब से आप ओपन एंडेड फंड्स ही सिलेक्ट करें। लेकिन इक्विटी फंड्स में हम देखें तो इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो जैसे मैंने पहले कहा, काफी इन्वेस्टर्स जो मार्केट के उतार चढ़ाव है उसके साथ उनका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है, तो काफी बार वो गलत टाइम पे जब मार्केट करेक्ट होता है तभी एग्जिट कर देते हैं। तो उनको डिसिप्लिन मेंटेन करने के हिसाब से आप क्लोज एंडेड फंड ले सकते हैं आप, जिसमें आपको ऑप्शन नहीं है विड्रॉ करने के लिए, तो फिर आप मार्केट के उतार चढ़ाव में आप वो बहाव में नहीं आते हैं फिर, तो वो भी एक बेनिफिट हो सकता है। लेकिन एक जो डाउन साइड है क्लोज एंडेड फंड्स की, जिससे ऑन द इक्विटी साइड भी ये देखा जाता है कि काफी बार जब फंड्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, समझ लीजिए 1, 2 या 3 साल के लिए अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, और उसका टाइम पीरियड जो है अवधि जो है 5 साल की है, तो फिर आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे उससे। तो वो भी एक समझना जरूरी है कि समझ लीजिए आप क्लोज एंडेड फंड में एलोकेट कर रहे हैं आपका पैसा, तो एक सर्टन प्रोपोर्शन ही एलोकेट करें जो आपको कॉन्फिडेंस हो, जो फंड मैनेजर में या फंड हाउस में ये 3 या 5 साल में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, या वो साइकिल के हिसाब से चल सकते हैं, तो फिर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी है क्लोज एंडेड फंड्स के। इनफैक्ट अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें हेमंत जी, ओपन एंडेड फंड जितने भी है, जो मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स हैं वो ओपन एंडेड फंड्स ही हैं, मतलब जिनमें अभी मैक्सिमम निवेशकों का निवेश होगा, उनका एक प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। जो लोग वन ऑफ द पैरामीटर समझते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पैमाना है किसी भी फंड को जांचने का, परखने का, एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास है प्रीवियस परफॉर्मेंस का, और बहुत सारी चीजें जो देखकर परखकर एक फंड को चूज कर सकते हैं। क्या यही आजादी क्लोज एंडेड फंड्स में निवेशकों को मिलती है? एक क्लोज एंडेड फंड को चुना कैसे जाए? देखिए स्वाति, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर हम इक्विटी की बात करें तो ज्यादातर जो आपको क्लोज एंडेड फंड मिलेंगे वो कहीं या तो एक पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट में इन्वेस्ट करते मिलेंगे, या तो फिर किसी थीम को फॉलो करते मिलेंगे। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये क्लोज एंडेड फंड है और आप सिर्फ एनएफओ जब आता है तभी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और टिल मैच्योरिटी आपको उसको होल्ड करना है। ऑफ कोर्स आई थिंक ये ऐड डेफिनेटली करना चाहूंगा कि जो क्लोज एंडेड फंड्स हैं उनको लिस्ट करना कंपलसरी है, लेकिन वो जो एग्जिट जो मिलता है वहां पे वो बहुत ही इनएफिशिएंट है, क्योंकि एक तो आपको बायर मिलना बहुत मुश्किल है, और एक जो प्राइस डिस्कवरी जो होनी चाहिए वहां पे वो आपको नहीं मिलती है। तो वो लिक्विडिटी होते हुए भी वो आपके किसी काम की नहीं है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट। दूसरा, ट्रैक रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप किसी नए थीम में इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अगर उनको लगता है कि ये कंजम्पशन थीम है या उससे रिलेटेड कोई फंड लॉन्च करना चाहते हैं, उनको लगता है कि अगले 3 या 5 साल तक ये थीम में अच्छा पैसा बन सकता है, तो अब वो एज ए कंजम्पशन थीम को आपका ट्रैक रिकॉर्ड मिल जाएगा। बट ये फंड क्योंकि ये फिक्स पीरियड का है, आपको ट्रैक रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। उसको अगर हम एक ओपन एंडेड फंड से कंपेयर करें तो वहां पे जैसा हमने कहा ये पेरेनियल परमानेंट फंड है, वहां पे आप देख सकते हो कि डिफरेंट मार्केट फेजेस में किस तरीके से, किस एफिशिएंसी से फंड मैनेजर ने उनको टैकल किया, किस तरह के चेंजेस किए, क्या वो आपको उस वॉलेटिलिटी के पीरियड में कहीं प्रोटेक्ट कर पाए या नहीं कर पाए। आई थिंक उसमें काफी चीजें जो आपको मिल जाती हैं, आप उसका बीटा देख सकते हो, आप उसका स्टैंडर्ड डेविएशन देख सकते हो, आप काफी पैरामीटर्स पे उसको आप देख सकते हो कि किस तरीके से उसने परफॉर्म किया, और फिर आप डिसीजन ले सकते हो। बिल्कुल, परफॉर्मेंस जो है एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। ऑफ कोर्स हमेशा कहते हैं कि शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस मत देखिए, लॉन्ग टर्म देखिए। बट प्रॉब्लम क्लोज एंडेड में क्या है, क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा आपके पास नहीं होता है, तो ये जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो देखना बहुत मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं आपको फंड मैनेजर की थिंकिंग, उनकी जो सोच है कि ये थीम काम करेगा या ये सेगमेंट काम करेगा, उसके हिसाब से जाना होगा। आप उसके ट्रैक रिकॉर्ड के लिए आपके पास देखने के लिए उस समय पे एटलीस्ट कुछ नहीं होता। ओके, यहाँ पर समझना चाहेंगे आपसे हम धवल कि एक थोड़ा सा आप हमें अगर डेटा के जरिए या एग्जाम्पल के जरिए बता पाएं क्लोज एंडेड वर्सेस ओपन एंडेड फंड्स का जो रिटर्न परफॉर्मेंस रहा है, जो रिटर्न रहा है पिछले कुछ समय का,
उसमें क्या कुछ डिस्पैरिटी हमें नजर आती है? उसके जरिए क्या निवेशक चुनाव कर सकते हैं इन दोनों ही फंड्स में से? वो थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि जैसे ओपन एंडेड फंड्स का वो कंटिन्यूसली मतलब ऑब्वियसली ओपन है, उनकी एनएवी डेली पब्लिश हो रही है, तो आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं। क्लोज एंडेड फंड्स का चैलेंज ये कभी कभी हो जाता है कि वो डिपेंडिंग ऑन द साइकिल कि किस पीरियड पे या किस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो लॉन्च हुए हैं। तो समझ लीजिए मार्केट पीक के आसपास लॉन्च हुए, जब मार्केट पीक लेवल्स पे है, समझ लीजिए कोई स्मॉल एंड मिड कैप फंड है जो पीक लेवल पे लॉन्च हुआ है, क्लोज एंडेड फंड, तो उसका फिर ट्रैक रिकॉर्ड आपको अच्छी तरह से एनालिसिस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन द साइकिल वो लॉन्च हुए हैं। तो आपको एग्जैक्टली जैसे हम बात कर रहे हैं कि हेमंत जी ने भी कहा कि ज्यादा करके इक्विटी साइड में जो फंड्स आ रहे हैं वो आजकल ओपन एंडेड फंड्स आ रहे हैं, तो आपके पास जो यूनिवर्स है क्लोज एंडेड फंड्स का आपको एनालिसिस करने के लिए या स्टडी करने के लिए वो थोड़ा कम है। तो उस हिसाब से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि आप क्लोज एंडेड वर्सेस ओपन एंडेड कंपेयर करें। जैसे मैंने कहा, वो टाइम पीरियड अलग हो सकते हैं, और फिर जो साइकिल पे लॉन्च हुए हैं वो अलग हो सकते हैं, और जो पूल ऑफ फंड्स है, जो अवेलेबल फंड्स है, वो थोड़े लिमिटेड है इंडस्ट्री। और आखिरी बस सवाल आपसे ये होगा हेमंत जी इस पर कि जो निवेश करने का तरीका है ओपन एंडेड फंड्स में बेहद ही आसान है। आप एसआईपी कर सकते हैं, एक मुश्त आप रकम निवेश करके ओपन एंडेड फंड में आप एंट्री कर सकते हैं। क्लोज एंडेड फंड में निवेश का तरीका क्या? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा स्वाति। आप देखिए, ओपन एंडेड फंड में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आप लमसम इन्वेस्ट कर सकते हो, आप सिस्टमेटिकली एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट कर सकते हो। उसमें और भी फैसिलिटीज हैं आपके पास। एक स्टेज पे आके अगर आप चाहें तो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान से पैसा निकाल सकते हो, या फिर लिक्विड फंड से आप किसी इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करके सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान से कर सकते हो। तो ये काफी सारी फ्लेक्सिबिलिटीज हैं जो आपको ओपन एंडेड फंड्स में मिलती हैं। क्लोज एंडेड फंड में देखिए, जब वो फंड शुरुआत होती है, यानी जो उसका एनएफओ आता है, वही एक समय है जब आप फंड से डायरेक्टली यूनिट्स खरीद के उस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद जो भी उसका टेन्योर है, उतने पीरियड में उस फंड से डायरेक्टली ना तो आप खरीद सकते हो, ना तो यूनिट्स को वापस बेच सकते हो। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको एक ही टाइम पे इन्वेस्ट करना होगा। और सबसे बड़ी मुझे लगता है वो ड्रॉबैक भी आप एज एन इन्वेस्टर आपके लिए होता है, क्योंकि जब आप क्लोज एंडेड स्कीम में इन्वेस्ट करते हो, तो अगर मान लीजिए अनलेस आपके पास एक लमसम पैसा है, आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात, अब लमसम इन्वेस्ट करते हो तो कहीं ना कहीं एक तरीके से वो मार्केट टाइमिंग होता है, क्योंकि अगर आप किसी थीम को फॉलो कर रहे हो या किसी सेगमेंट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे धवल ने बिल्कुल सही कहा कि अगर मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वहां पे अगर वो आपके पास पैसा नहीं है लमसम, और वो फिर कहीं ना कहीं मार्केट टाइमिंग हो जाएगा, अगर पीक पे आपने पैसा इन्वेस्ट किया जैसा उन्होंने कहा, तो फिर आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। तो ये एक बड़ा इशू है। और अगर मान लीजिए आप सिस्टमैटिकली किसी थीम में इन्वेस्ट करना चाहते हो क्लोज एंडेड में, तो भी आप नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है काफी सारी लिमिटेशंस हैं, स्पेशली जब हम क्लोज एंडेड फंड में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। म्यूचुअल फंड गाइड में आज हम आपको बताएंगे एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफर, इसमें निवेश करना सही है कि नहीं है। हमारे साथ लगातार खास मेहमान बने हुए हैं हेमंत रुस्तगी वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड से, और मॉर्निंग स्टार से धवल कपाड़िया। हेमंत जी, एनएफओ न्यू फंड ऑफर, जब भी कोई म्यूचुअल फंड कंपनी एक नया फंड लाती है वो एनएफओ के जरिए लाती है, उसकी पेशकश करती है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी एनएफओ क्या होता है और इसमें एनएफओ पीरियड में निवेश करना सही होता है? देखिए स्वाति, जैसे हमने अभी बात की स्ट्रक्चर की, क्लोज एंडेड फंड भी होते हैं, ओपन एंडेड फंड भी होते हैं। तो हर फंड की जब शुरुआत होती है तो वो होती है न्यू फंड ऑफर के पीरियड के दौरान, यानी एनएफओ पीरियड, यानी कुछ दिनों के लिए। और सेबी ने कहा कि जो मैक्सिमम पीरियड है एनएफओ का वो 15 दिन हो सकता है। तो फंड हाउस को जब भी कोई नया स्कीम लॉन्च करनी होती है तो वो उसकी शुरुआत होती है एनएफओ से। तो आई थिंक एनएफओ उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि ये इसको आप एक फंड का स्टार्टिंग पॉइंट देखें। और जैसे हमने बात की पहले कि अगर ओपन एंडेड फंड्स हैं तो ये जब एनएफओ पीरियड खत्म होता है उसके कुछ दिनों के बाद फिर से आप एनएवी के बेसिस पे आप या तो फंड के यूनिट्स को खरीद सकते हैं या तो बेच सकते हैं। ऑफ कोर्स क्लोज एंडेड में आप उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो आई थिंक जो इसको अगर हम सम अप करेंगे तो ये कहेंगे कि किसी भी फंड की जो शुरुआत है वो एनएफओ से होती है।
अब सवाल जैसा आपने कहा दूसरा कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए हर फंड कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे वो शुरुआत करती है। अब आपको ये देखना है कि जो फंड है, म्यूचुअल फंड ने जो लॉन्च किया है, क्या आपके लिए वो सुटेबल है। देखिए सेबी ने कहा है कि आप इक्विटी फंड में जैसे 10 कैटेगरी हैं, हाइब्रिड में 6 कैटेगरी है, डेट में 16 कैटेगरी है, फिर इंडेक्स फंड है, इंटरनेशनल फंड है, फंड ऑफ फंड्स है। तो ज्यादातर जो कैटेगरी है उनमें आप सिर्फ एक ही फंड रख सकते हैं। ऑफकोर्स इंडेक्स फंड हो गए या जो फंड ऑफ फंड है वो एक से ज्यादा कर सकते हो। तो फंड हाउसेस को जब लगता है कि अगर हमें ये अलाउड है इस कैटेगरी में फंड करने के लिए और हमारे पास ये गैप है या इसमें पोटेंशियल है, तो वो एक फंड की शुरुआत करते हैं एनएफओ से। एज एन इन्वेस्टर आपको ये देखना है कि वाकई में क्या ये जो नया फंड आया है इसकी जगह आपके पोर्टफोलियो में है कि नहीं। अगर हम एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई नया फ्लेक्सी कैप फंड आता है, अब मार्केट में बहुत सारे फ्लेक्सी कैप फंड हैं जिनका लॉन्ग टर्म एस्टेब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड है, तो कोई कारण नहीं बनता कि आप बिना किसी पोर्टफोलियो को देखे आप उस फंड में इन्वेस्ट करें, जबकि आपके पास दूसरे फंड हैं जहां आप ट्रैक रिकॉर्ड देके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। हाँ, अगर कोई नया थीम है, जैसे हमने अभी बात की कि एफएमपी हो सकती है मान लीजिए, तो आपको एनएफओ में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा फिर आप एफएमपी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। आई थिंक इंपॉर्टेंट है समझिए इस तरह का फंड है, उसकी सूटेबिलिटी कितनी है, और फिर डिसाइड कीजिए कि उसकी जगह आपके पोर्टफोलियो में है कि नहीं। ओके, और धवल आपसे जानेंगे किसी के पोर्टफोलियो में एनएफओ पीरियड में या फिर एक नया फंड आप एडवाइस करेंगे ऐड करें वो, या फिर जैसा कि हेमंत जी बता रहे हैं कि एक किसी फंड का ट्रैक रिकॉर्ड बिल्डअप हो जाए, कम से कम 3 साल का तो ट्रैक रिकॉर्ड बिल्डअप हो जाए उसके बाद ऐड करें, या फिर आपके नजर में कोई ऐसा वजह हो सकती है कि एनएफओ पीरियड में निवेश करें पोर्टफोलियो में, क्या वजह हो सकती है किसी एनएफओ को शामिल करने की? एक तो ये वजह हो सकती है, जैसे हेमंत जी ने कहा कि डेट साइड में फिक्स मैच्योरिटी प्लान है तो उसमें ऑप्शन नहीं है, आपको समझ लीजिए एफएमपी में इन्वेस्ट करना है तो एनएफओ पीरियड में ही करना होगा। उसके अलावा इक्विटी साइड में मैं देखूं तो समझ लीजिए कोई यूनिक या अलग थीम है तो फिर आप एक बार उसे कंसिडर कर सकते हैं। वो ऑलरेडी समझ लीजिए इंडस्ट्री में उस टाइप की ज्यादा थीम्स नहीं है, कोई सेक्टोरल फंड है, कोई थीमेटिक फंड है, तो फिर उसको आप फिर भी एक बार कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ये एक देखना जरूरी है उसके साथ, क्योंकि जैसे हमने कहा कि एनएफओ है तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। तो आप एक चीज जो जांच सकते हैं या एनालाइज कर सकते हैं कि जो फंड मैनेजर है उसका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड कैसे रहा है। वो दूसरे फंड्स समझ लीजिए वो नॉर्मली ऐसे होगा कि वो दूसरे फंड्स भी मैनेज कर रहे होंगे, वो फंड हाउस में और कहीं पे, तो उस वो जो फंड्स मैनेज कर रहे हैं ऑलरेडी उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसे रहा है, तो वो एक आप कंसिडर कर सकते हैं। बट नॉर्मली आई वुड थिंक इट इज मोर ऑफ एन एक्सेप्शन देन अ रूल। अब एक्सेप्शनल जो केसेस है या जो नई थीम्स एकदम है, तो कोई अलग सेक्टोरल फंड लॉन्च हुए है उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज जनरली हम सोचते हैं कि जो आपका पोर्टफोलियो का जो कोर होल्डिंग्स है या जो मेन होल्डिंग्स है पोर्टफोलियो में, उसमें आप जो ट्राइड एंड टेस्टेड जो ट्रैक रिकॉर्ड के साथ जो फंड्स है उसी में इन्वेस्ट करें तो बेहतर होगा। ओके, तो एनएफओ में निवेश करने का तरीका और एनएफओ में आपको निवेश क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये जानकारी हमने समझी और ली हमारे आज के 2 खास मेहमान से, हेमंत रुस्तगी और साथ ही धवल कपाड़िया। आप दोनों का बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे साथ मनी गुरु की आज की इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। तो मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।